नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ उपद्रवियों का खेल आखिरकार गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए अब बिहार तक पहुंच चुका है, जहां पर हमने बिहार की तस्वीरें देखी। बिहार के नालंदा और सासाराम में जिस तरीके से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है, उसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस ने लगातार इस दौरान सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगालने शुरू कर दिए। साथ ही प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से इन राज्यों में उपद्रवियों ने इस तरीके से बवाल मचाया, इसको लेकर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब तक की बात करें तो अब तक करीब 125 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 56 लोग, बंगाल की अगर बात करें तो 45 लोग और गुजरात में 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीआईडी को इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करने और साथ ही मामले की जांच करने के लिए तलब किया है। इसी के साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ ये खेल अब बिहार तक पहुंचा है, इस दौरान तमाम तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमने अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। लेकिन ये मामला तो रहा उत्पात का, अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बीजेपी को इस दौरान आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ये पत्थरबाजी हुई है, ये खास करके बीजेपी और अन्य संगठनों की वजह से हुई है। तो भला बीजेपी इस दौरान पीछे कैसे रहने वाली थी? बीजेपी ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। बात करते हैं अब बिहार की, जहां पर बीते शुक्रवार को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि जिस तरीके से तस्वीरें ये सामने आई हैं, ऐसी तस्वीरें कभी पहले सामने नहीं आई। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये भी बात सामने रखी कि बिहार की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। तो आखिरकार माहौल बिगाड़ने वाले कौन है? साफ तौर पर राजनीति शुरू है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया है, लोगों को इस दौरान काफी परेशानी उठानी पड़ी है। और इतना ही नहीं, जिस दुकानों की बात की जाए, जो आसपास के एरिया की दुकानें थी, उनमें भी काफी क्षति हुई है। उपद्रवियों ने अपना काम किया। दो समुदाय के जो धार्मिक संगठन हैं वो आपस में लड़े, लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है, ये किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रही है। चलिए मैं आपको इस मामले में भी बताती हूं। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है, तो वहीं नीतीश कुमार का अलग से बयान सामने आ रहा है। तो क्या इन सभी कड़ियों में सोचकर भी देखा जा रहा है कि क्या ये एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? क्योंकि राजनेताओं के बयान अलग हैं। बीजेपी हाई कोर्ट का रुख कर रही है, ममता बनर्जी सीआईडी को रिपोर्ट तलब करने की बात कर रही है। तो वहीं अगर बात मैं बिहार की करूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को लेकर अलग ही बयान दे रहे हैं। तो क्या साल 2024 में होने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, क्या उसका आगाज हो चुका है? क्या ये जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये तो फिलहाल जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार जो उपद्रवी हैं वो किस पार्टी से थे। अगर पार्टी से नहीं थे तो आखिरकार इन उपद्रवियों को किसने इतना साहस दिया कि इन्होंने बीच लोगों में जाकर इस तरीके का उपद्रव मचाया? क्योंकि कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से सजग थी और वो साफ तौर पर इस तरीके के प्रबंध करे हुए थी कि कहीं पर भी उपद्रव ना मचाया जाए। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो रामनवमी वाले दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया था। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर रामनवमी पर जुलूस निकाला जाता है तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस जुलूस के दौरान किसी भी मुस्लिम इलाके में जाकर कोई उपद्रव मचाता है तो उसकी खैर नहीं है। यह किस तरीके की राजनीति है? यह राजनीति यही नहीं रुकी, यह राजनीति आगे बढ़ी। और इस दौरान बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करती हैं, ये किसी की समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि ईद पर 2 दिन की छुट्टी है, जबकि रामनवमी पर कोई छुट्टी नहीं देती हैं। तो जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया और राजनीति शुरू हुई, आखिरकार ये किस ओर इशारा कर रही है? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है।